वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स है जो हमने ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको 9th चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, 9th चैप्टर का पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहां पर जाकर वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली today we will going to start with the introduction. So what is economic policy? In India 1950, in the year 1950, the government of India established planning commission. What it is? Planning commission. What is planning commission? Planning commission is through that they can make a better policy for a economic growth and development. ठीक है, so basically the prime minister has been designated as a ex officio chairman for the planning commission. जो इंडिया के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे वो उनको डेजिग्नेट किया गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन फॉर द प्लानिंग कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन कंसिस्टेड ऑफ एक्सपर्ट। अब इसमें कैसे लोग चाहिए थे? एक्सपर्ट ग्रुप चाहिए थे। कैसे ग्रुप चाहिए थे? एक्सपर्ट ग्रुप कमिटी। ओके, सच और वो कौन कौन से फील्ड के होने चाहिए? तो यहाँ पे नंबर 1 आता है बैंकिंग, नंबर 2 आता है फाइनेंस, नंबर 3 आता है इंडस्ट्री। तो ये सारे जो सेक्टर का डिफरेंट के जो एडवांस लेवल के लोग हैं उन सारे लोगों का एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठेगा और वो क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा सारी चीजें, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा। ठीक है, सो इट वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स। तो वो सब एक साथ आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो एक अच्छी तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग को करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं। नंबर 1 मीनिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ व्हाट इट इज अ टाइम बाउंड। तो ये जो है एक साल का, देखो अभी कैसे है, एक साल की जो है इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। अर्लियर टाइम पे 5 इयर्स का प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग बनता था। ठीक है, and for what purpose? Achieve certain objective with the help of available resources by planning authority. तो जो भी प्लानिंग अथॉरिटी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबको प्रॉपर यूटिलाइज करना और उनसे ही अच्छा एक इकोनॉमिक प्लानिंग बनाना इज द मेन मोटिव फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, अब 2 डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, एक डॉक्टर डिक्सन ने दी है, दूसरा है वुटन। ठीक है, so economic planning is the making of major economic decisions such as what and how much to produce, okay, when to produce, where to produce. These all are the decision is comes under in economic planning. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से क्या करता है और इन सारी चीजों से सर्वे भी अच्छी तरीके से होता है और एक अच्छा डिसीजन पे जो है कमिटी वो पहुंचती है। दूसरा जो डेफिनेशन वो बताता है, प्लानिंग इज अ कंसाइज एंड डेलिबरेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटी बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। तो प्लानिंग क्या है? इज अ कंसाइज एंड डेलिबरेट चॉइस फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द इकोनॉमिक प्रायोरिटी बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके, कौन कौन से फीचर्स है। अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, पहले क्या करना चाहिए, सेकंड में क्या करना चाहिए। सो दिस इज द फीचर्स ओवर हियर, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक प्लानिंग को करना है। ठीक है, नंबर 1 इज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, नंबर 2 इज surveys, objective, priority, target, mobilization of resources, plan, period, evaluation, continuous process, coordination and flexibility. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी क्या है? इट्स अ कंट्री अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इन इंडिया इट इज नोन एज प्लानिंग कमीशन।
तो ये यहाँ पर क्या किया जाता है, ये एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जहाँ पर इकोनॉमिक को प्लान किया जाता है, जिसे इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग। अब अभी के टाइम पे पहले प्लानिंग कमीशन काम करती थी और अब जो कौन काम करता है वो नीति आयोग काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर्वे। अब इसको करने के लिए यानी कि प्लानिंग करने के लिए पहले हमें बहुत सारी चीजों का सर्वे करना होगा, यानी कि अर्लियर में क्या था, ये कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीजें पहले उस पर अच्छे से सर्वे होगा, उसके बाद फिर आगे वाला उस पर डिसीजन होगा। तो व्हाट इज सर्वे? अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी इज अंडरटेकन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब सर्वे से पहले ये चीज देखी जाएगी कि हमारे पास कितना अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव विच इज रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल। यानी कि ये जो है वो किस पे बेस्ड ऑन होती है कि पहले से रियलिस्टिक कौन कौन सी चीजें एग्जैक्टली कर सकते हैं, या फ्लेक्सिबल, या टाइम आने पे हम इसे चेंज करके इसमें कुछ नया फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। सपोज एक प्लानिंग बनाया गया, ठीक है, और वो रियलिस्टिक बेस पे था, यानी कि एक गोल अचीव करना इस बेसिस पे था, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वर्क नहीं किया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम थोड़े तो चेंजेस लाने पड़ेगा, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटीज एंड टारगेट। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं, प्रायोरिटीज एंड टारगेट में क्या फर्क है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे ऐसा था कि पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले जब वैक्सीनेशन आया तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या थी कि जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको पहले बचाना है, उनको उनकी पहले टेक केयर करनी है ना, उनको पहले वैक्सीनेशन 100% देना है। तो सबसे पहले टारगेट उनका कौन था, ओल्ड एज ग्रुप था। तो और टारगेट और प्रायोरिटी वो थी, लेकिन टारगेट क्या था कि सबको वैक्सीनेट करना है, यानी कि चाहे वो ओल्ड एज ग्रुप हो, चाहे वो मिडिल एज हो, या चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, सबको वैक्सीनेट करना है। तो प्रायोरिटी और टारगेट में ये डिफरेंस होता है। So priorities are fixed according to the importance and each sector of accelerating economic development. So target is the concrete step towards the achievement of objective. तो अगर आप टारगेट बनाकर चलोगे तभी जाके आपकी कोई भी जो भी आप प्लानिंग करते हो वो सक्सेसफुल हो सकती है। बिना टारगेट के कोई भी चीज जो है वो आपका अचीवेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर वे में यूज करना, दैट इज द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो डोमेस्टिक सेविंग हो, चाहे वो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो, चाहे वो पब्लिक डेप्थ हो, एक्सटर्नल असिस्टेंट, ये सारी चीजें जो है प्लानिंग के अंदर ही आती है, और इन सब का प्रॉपर मोबिलाइज करना इज द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज प्लान पीरियड। सो प्लान पीरियड पहले एज पर द नीड था, लाइक 5 ईयर का था, और अब जो है वो 1 ईयर का होता है। इवोल्यूशन, अब इसको प्रॉपर इवेल्युएट करना जरूरी है। अगर आपने कोई प्लान बनाया और बिना इवेल्युएट किए उसे एग्जीक्यूट, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने का उसका इवोल्यूशन करना भी बहुत जरूरी है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, या फ्यूचर में किस तरीके से वो और इम्प्रूव हो सकता है। सो दैट इज नोन एज इवोल्यूशन। So a periodic assessment such as mid-term appraisal is done to incorporate necessary change in the priority and target of the plan. एट वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। से कोई भी प्रोसेस हो वो कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। जब तक वो कंटिन्यू नहीं होगा तब तक हम उसे जान नहीं सकते, या उसमें हमें किसी भी तरीके का अचीवमेंट, या यू कैन से बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ टारगेट कंप्लीट हुआ, या यू कैन से ग्रोथ आ रहा है, वो हमें नहीं फाइंड आउट होगा जब तक हम उसे कंटिन्यू बेसिस पे नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन इन द सेंस कि एक स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। इन दैट केस ये यहाँ पर ये फिक्स होता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से होने पे ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट हो पाती है। जैसे कि स्टेट ऑफ द कंट्री ऑल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग अलोंग विद द सेंट्रल। आई होप आपको समझ में आया होगा।
लास्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी. सो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स अप्रोच एंड दिस मेक इट्स पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंज इन द प्लान एज पर द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन. तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या, जैसे कोई भी प्लानिंग बनाई गई है लेकिन समहाउ इफ वो वर्क नहीं की या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गए या कोई भी XYZ रीजन हुआ तो उसमें चेंजेस करके उसमें नया कुछ रिफॉर्म किया जा सके, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए. ठीक है, तो टोटल हमने 10 पॉइंट्स देखे हैं फीचर्स के. तो सबसे पहले इसमें हमने क्या क्या देखा, लेट्स डिस्कस विद दिस. हमने इंट्रोडक्शन देखा कि 1950 से ही इकोनॉमिक प्लानिंग को स्टैब्लिश किया गया. इसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और इसे बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट ग्रुप लगते हैं, एक्सपर्ट लोग लगते हैं. ठीक है, अब टोटली इसे 10 फीचर्स में डिवाइड किया गया है. पहला जो है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. तो ये इसे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी क्यों क्या कहा गया है, क्योंकि इसे सेंट्रल बेसिस पे बनाया जाता है. ठीक है, इसे सेंट्रल बेसिस पे बनाया जाता है और आज के टाइम पे ये नीति आयोग ने इसे रिप्लेस किया है 2015 से. अब इसके लिए सर्वे होना बहुत जरूरी है. सर्वे से ही पता चलता है कि आपके पास ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है. ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है. आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा तभी आप प्रॉपर और राइट डायरेक्शन से काम कर पाओगे. प्रायोरिटीज एंड टारगेट. अब प्रायोरिटी और टारगेट में एक छोटा सा थिन लाइन है जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया. देन नेक्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. आपके पास जितने भी इंटरनल रिसोर्सेस है उनका प्रॉपर वे में यूज करना. प्लान पीरियड अर्लियर वाज 5 ईयर, अभी जो है 1 ईयर है. इवैल्यूएशन, आपको आपने अगर कोई भी प्लान आपने अगर एग्जीक्यूट कर दिया है तो उसका इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है. उससे ही पता चलता है कि आपका जो प्लान है वो बेटर वर्क कर रहा है या फिर नहीं. कंटिन्यूअस प्रोसेस से ही आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा. द नाइन्थ वन इज कोऑर्डिनेशन. आपको एक स्टेट से एक सेंट्रल को क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तभी एक चीजें अच्छी तरीके से रन होती है. एंड द लास्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी में हम ये जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी से ही आपको प्रॉपर वे में क्या होता है ये पता चलता है कि अगर इन केस वो अगर प्लान वर्क नहीं किया तो इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं. तो बेसिकली ये थे हमारे 10 फीचर्स. मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.